नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेटा आज की 20 मार्च 2022 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, फ्रंट पेज पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वो ये कि इंडिया और जापान दोनों की एक मीटिंग अभी हुई है हाई लेवल की, जिसमें जापान के प्राइम मिनिस्टर, जहाँ पर जिनकी आप यहाँ पे फ़ोटो देख सकते हो, फूमियो किशिदा, ये अभी इंडिया की विजिट पे आए हुए हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट डील्स फाइनलाइज हुई हैं, उन डील्स के बारे में हम यहाँ पे जानते हैं डिटेल में। इन डील्स को अगर सम अप करें तो देखो, एक तो है 5 ट्रिलियन येन, मतलब जापान की जो करेंसी है उसका 5 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट आएगा आने वाले 5 सालों में इंडिया में। दूसरा, साइबर सिक्योरिटी को लेकर के एग्रीमेंट हुआ है। तीसरा, 2+2 डायलॉग है, उसका अब जल्दी से जल्दी मीटिंग होने वाली है। 2+2 में क्या होता है, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर दोनों कंट्रीज़ के पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऐसे में दो मेंबर हो गए इंडिया की तरफ से और 2 जापान की तरफ से, तो 2+2 मीटिंग हो गई। इसी तरीके से इंडो पैसिफिक रीजन में स्ट्रेटेजिक टाइज, मतलब अपनी जो रिलेशनशिप है, जिसमें क्वाड के ये दोनों मेंबर्स हैं, इनके रिलेशनशिप को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना, और सप्लाई चेन में, ग्लोबल सप्लाई चेन में और रीजनल सप्लाई चेन में अपनी जो एक एंगेजमेंट है उसको राइज करना। तो ये 5 प्रोन्स्ड इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स हैं जिनके ऊपर ये बातचीत हुई है अभी जो जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर की विजिट है इंडिया में उसके दौरान। ये जो 5 ट्रिलियन येन है, इसको आप कन्वर्ट करोगे तो ये लगभग 42 बिलियन के डॉलर्स के लगभग हो जाएगा इसका। तो ये इन्वेस्टमेंट किया जाएगा जापान के द्वारा। ओके, इसके अलावा जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो क्रिएट हुआ है जब से रशिया ने यूक्रेन में इन्वेड किया है, तब से देखो जापान ने तो सीधा का सीधा यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़ के जो कदम हैं उनको बिल्कुल फॉलो किया है कि हाँ, रशिया पे कड़े से कड़े सैंक्शंस लगाने चाहिए। इंडिया, आपको पता है, क्वाड के 4 मेंबर्स में से इकलौता ऐसा कंट्री है जिसने रशिया को ओपनली क्रिटिसाइज नहीं किया, पर हाँ ये कहा कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस का एक एंगेजमेंट बेसिस सोल्यूशन निकलना चाहिए। ठीक है, तो इस बारे में भी थोड़ी बातचीत हुई है। इसके साथ में लद्दाख में जो चाइना इंडिया बॉर्डर है, जहाँ पर चाइना ने एग्रेशन दिखा रखी है, उस पर भी दोनों लीडर्स के बीच में बातचीत हुई है। इसके आगे देखें, ये जो 5 ट्रिलियन येन का जो इन्वेस्टमेंट अभी करेगा जापान इंडिया में, इसके पहले 3.5 ट्रिलियन येन का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया जा चुका है 2014 से 2019 के बीच में। तो ऐसे में ये जो 3.5 ट्रिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट है, डॉलर क्या, 3.5 ट्रिलियन जापानीज येन का जो इन्वेस्टमेंट है वो 2019 तक अचीव हो गया। अब उस अचीवमेंट के बाद में नेक्स्ट अब 5 ट्रिलियन जापानीज येन के लिए और अभी एग्रीमेंट हो गया है। तो ये है मेन पॉइंट। ठीक है, साथ में आप देख सकते हो कि ये एक तरीके का ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस है। दैट मीन्स कि एक तरीके से इन्वेस्ट किया जाएगा, एग्रीमेंट हो गए, प्रोजेक्ट्स फाइनलाइज होंगे और उन प्रोजेक्ट्स पे काम किया जाएगा, और उन प्रोजेक्ट्स में से जो अपना डिविडेंड होगा वो जापानीज़ कंपनीज अपने देश में निकाल के लेके जाएगी और यहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पार्टनरशिप ये 2014 में साइन हुआ था इंडिया जापान के बीच में। ठीक है, तो 2014 से 2019 के बीच में तो ये हो ही गया, और उसी का एक एक्सटेंशन अब ये 5 ट्रिलियन जापानीज येन का हो रहा है, जो आने वाले 5 सालों में खर्च किए जाएंगे या इन्वेस्ट किए जाएंगे इंडियन इकोनॉमी में जापान के द्वारा। इसके आगे अगर यहाँ पर देखो तो 2018 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की विजिट हुई थी जापान में। इसके बाद में ये लगभग 4 साल बाद में ये मीटिंग हो रही है। बीच में 2019 में मीटिंग होने वाली थी जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान शिंजो अबे इनका आना हो रहा था गुवाहाटी में 2019 में। बट आपको पता उस टाइम पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लिए प्रोटेस्ट जो चल रहे थे, विरोध चल रहे थे, उसके चलते वो उनकी विजिट कैंसिल हो गई थी। अब ये देखो, जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा इंडिया में, वो इन्वेस्टमेंट बहुत सारे सेगमेंट्स में किया जाएगा, जिनमें हम अगर ध्यान दें तो उनमें कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं जैसे रेलवे, रोड, इन पे। दूसरी तरफ अगर देखिए वाटर सप्लाई, सिवरेज, हॉर्टिकल्चर, हेल्थ केयर, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, अलग अलग स्टेट्स में इस तरीके से जापान जो है वो इन्वेस्ट करेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो हमें देखनी थी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है NDRF, उसके पर्सनल्स हैं वो रेडी हो रहे हैं, और मेन जो टारगेट है वो ये कि अभी बे ऑफ बंगाल में एक साइक्लोनिक लो डिप्रेशन जो है वो इंटेंस हो रहा है, मतलब ज़्यादा एनर्जेटिक हो रहा है, जो कि 21 मार्च को जहाँ तक है अंडमान निकोबार वाले एरिया में हिट करेगा, और इस साइक्लोन का नाम दिया जा रहा है आसानी। ठीक है, तो नाम जरूर देखोगे, आसानी पढ़ सकते हो,
आसानी साइक्लोन, ओके, ये बे ऑफ बंगाल में जनरेट हो रहा है। तो देखो साइक्लोन से संबंधित एक वीडियो मेरा पहले एक बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ, तो आप पूरी डिटेल अच्छे से देख लेना साइक्लोन के बारे में, ठीक है ना, कि साइक्लोन कैसे ओरिजिनेट होते हैं, क्यों बे ऑफ बंगाल में अरेबियन सी के कंपैरिजन में ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं। इसके अलावा ये कि हमें ज़्यादा नुकसान अरेबियन सी में ओरिजिनेटेड साइक्लोन्स की बजाय बे ऑफ बंगाल में जो ओरिजिनेट होते हैं साइक्लोन्स, उनसे हमें क्यों ज़्यादा नुकसान होता है, वो सारी डिटेल वहाँ पर आपको मिलेगी, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर आगे पेज नंबर 8 पे अगर देखो तो जोजिला दर्रा जो है, जोजिला पास, जो कि श्रीनगर और लेह को ज्वाइन करता है, वो 2 महीने बाद फिर से ओपन हो गया है। तो व्हीकल्स का चलना शुरू हो गया। 2 महीने आपको पता है सर्दी के बीते हैं, तो उसमें सर्दी में आपको ज़बरदस्त वहाँ पे बर्फ़बारी होती है, तो ऐसे में बिल्कुल रोड जो है वो चौक हो जाती है। तो ऐसे में हम जो इम्पोर्टेंट जितने भी पासेस हैं इंडिया के जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उसके मैप को एक बार हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर स्टेट वाइज आप देख सकते हो इम्पोर्टेंट पासेस, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो ये रहा जोजिला, ठीक है, ये वाला है जोजिला, जो कि श्रीनगर और लेह को ज्वाइन करता है। इसके अलावा बुर्जिल पास, पीर पंजाल, बनिहाल, जिसको जहाँ से जवाहर टनल भी पास होती है वो, या फिर इधर देख सकते हो इम्पोर्टेंट में लनकला, ओके, बारालच्छाला, ये वाला है बारालच्छा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पासेज है जो जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। बाकी ये मैप है, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट लाज की बात, ला का मतलब होता है दर्रा पास, इसमें आप देख सकते हो एक तो ये देख सकते हो रोहतागला, यहाँ पे ये वाला, इसके नीचे ये शिपकीला, ये 2 इम्पॉर्टेंट है हिमाचल के। अब आ जाओ उत्तराखंड में। उत्तराखंड में देखो थंग, मना, नीति, बालशा, मंगसा और लिपुलेख, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उत्तराखंड वाले, ये नाम आप याद रखोगे, ठीक है। इसके आगे अगर यहाँ पर देखें हम सिक्किम में, तो यहाँ पर गोएचाला है, एक नाथुला है, और एक ये जलीपला भी इधर ही पड़ता है, तो ये आप याद रखोगे, ठीक है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट लाज की अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश में, तो वो है एक तो बोमडीला, एक तुंगाला, और एक है यहाँ पर दीफूला। ये इम्पोर्टेंट लाज हैं अरुणाचल प्रदेश में, ओके। इसके अलावा दूसरे जो लाज हैं उनके भी नज़र हम डाल ही लेते हैं। राजस्थान में सदर्न जो रीजन है, अरावली का जो सदर्न पोर्शन है, वहाँ पर हल्दी घाटी और गोरन घाट, ये 2 इम्पोर्टेंट पासेस लोकेटेड है, ठीक है। इसके अलावा आप मध्य प्रदेश में देख सकते हो अशीरगढ़ पास, ओके। ऐसे ही भोर घाट, ये थाल घाट, TH है, भोर घाट, थाल घाट, ये वेस्टर्न घाट में लोकेटेड है, दोनों महाराष्ट्र में। और नीचे आप आ जाओगे तो पाल घाट, जिसको पलक्कड़ भी बोलते हैं, वो भी सदर, ये क्या बोलते हैं, वेस्टर्न घाट का जो एक्सटेंशन है इधर अनामलाई हिल से इस तरफ, ये पलक्कड़ मिलता है पाल घाट। और एक घाट का एक गैप और है जिसका नाम है शंकोटा। तो ये मैप मैं आपको शेयर करूँगा, आप इनके बारे में ज़रूर एक बार डिटेल गेन करोगे कि भाई कौन कौन सी रोड्स को, मेन कौन कौन से सिटीज़ को ये ज्वाइन करते हैं। तो जो भी हाईलाइट किए गए हैं अभी आपके सामने, उनको तो आप देखोगे ही, बाकी ये पूरा मैप आपको अच्छे से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट मैप है। आगे चलते हैं। इसके आगे पेज नंबर 8 पे एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और है, जिसमें बताया जा रहा है कि हमारे जो होम मिनिस्टर हैं वो अभी जम्मू कश्मीर में गए हुए हैं। उन्होंने जो भी डिफेंस पर्सनल्स हैं उनको एक तरीके से प्रेज़ किया है, ये कहते हुए कि जम्मू कश्मीर में जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं उनको रोकने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है फोर्सेस ने। तो बेसिकली ये ओकेज़न था CRPF का जो राइजिंग डे था उसको लेकर के, ठीक है, जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, जो कि पैरामिलिट्री फोर्स है, होम मिनिस्ट्री के अंडर ही आती है। तो देखो 19 मार्च को ये राइजिंग डे के तौर पे देखा जाता है, मतलब इस दिन ये कॉन्स्टिट्यूट हुई थी या ये एक्ट पारित हो गया था, लागू हो गया था CRPF से संबंधित। तो ऐसे में CRPF का एक्ट है वो पार्लियामेंट ने 1950 में जो है वो पारित किया था, ओके। तो 1950 में पारित किया गया और उसके बाद में 19 मार्च को ये इम्प्लीमेंटेशन में आ गया था। तो ऐसे में CRPF राइजिंग डे 19 मार्च के तौर पे देखा जाता है, ठीक है। और वैसे CRPF की अगर देखें तो क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के तौर पे
1939 में इसको स्टैब्लिश कर लिया गया था। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सीआरपीएफ का इंडिपेंडेंस से पहले नाम क्या था? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, सीआरपी नाम था, और ये स्टैब्लिश हो गई थी 1939 में। पर अगर इंडिपेंडेंस के बाद की बात करें तो ये 1950 में जो एक्ट आया था, सीआरपीएफ एक्ट, वो पार्लियामेंट ने पारित किया था। उसके बाद में 19 मार्च को कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, इसलिए सीआरपीएफ के लिए का जो राइजिंग डे है वो 19 मार्च बोला जाता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एक सेकंड रुकिए। कुछ जगहों पर हो सकता है कि आपको सीआरपीएफ के लिए एक्ट 1949 का बताया हुआ मिल जाए, पर हमारे लिए ईयर से इम्पोर्टेंट है डेट। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें जो एक्यूरेट ईयर है दैट इज 1949। ठीक है, संसद में जो पारित हुआ था एक्ट, वो हुआ था 28 दिसंबर 1949 को, और फिर उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई थी सीआरपीएफ के तौर पे, वो कर दिया गया था 1950 में। ठीक है, तो एक्ट तो हो गया 1949 का, और इस्टेब्लिशमेंट हो गया 19 मार्च 1950 को। ये है मेन। और 1939 में वैसे इस्टेब्लिश हो ही गया था इंडिपेंडेंस से पहले। उस टाइम पे सीआरपीएफ का नाम हुआ करता था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी सीआरपीएफ से रिलेटेड, वो हमने देखी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट ओपिनियन पेज पे पी चिदम्बरम जी का आर्टिकल है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि अभी रिसेंट जो इलेक्शंस हुए हैं, उन इलेक्शंस में वोट जो दिया गया है वोटर्स के द्वारा, वो बोले चेंजेस के लिए नहीं, स्टेटस को के लिए। इसका मतलब जो चल रहा है उसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं वोटर्स। ठीक है, बोले 5 स्टेट्स में से 4 स्टेट्स में तो ऐसा ही कुछ हुआ है। ठीक है, तो इनका जो मेन कंसर्न है वो एक तो क्या क्या है, वो सीधा पॉइंट बात करते हैं। पहला तो जीडीपी को लेके, कि आईएमएफ ने अभी रिसेंटली ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ने के चलते और रशिया के जिस तरीके से इन्वेजन किया गया है यूक्रेन में, उसकी वजह से वर्ल्ड इकोनॉमी में कहीं ना कहीं ओवरऑल जो ग्रोथ रेट है वो रिड्यूस करके बताई गई है। तो एवरेज वर्ल्ड की जो जीडीपी है उसके लिए बोला गया है, वर्ल्ड जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना, तो बोला वो 1.5% से डिक्लाइन करेगा, जबकि इंडिया के लिए बोला है केवल 0.5%। तो इनका एक तो ये कंसर्न है कि भाई ये कैसे हो सकता है कि पूरे वर्ल्ड में तो इतना ज़्यादा जो डेवलपमेंट है वो रुकेगा। जैसे कि आप चाइना और यूएस की बात करो तो वो 2% तक रिड्यूस करके बताया है कि वहाँ की जीडीपी 2% डिक्लाइन करेगी इस फाइनेंशियल ईयर में, जबकि इंडिया के लिए बोला है 0.5%। तो बोला एक तो ये जचने वाली बात नहीं है। दूसरी, इन्फ्लेशन की बात करें तो होलसेल प्राइस इंडेक्स पे जो इन्फ्लेशन है वो तो 13.1% चल रही है, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे भी इन्फ्लेशन 6.1% तक पहुंच गई है। तो ये भी अपने आप में कंसर्न शो कर रहा है कि महंगाई भी अच्छी खासी बनी हुई है। फिर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रोजगार में कहीं ना कहीं कमी आई है, इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट राइज हुआ है। तीसरा इनका ये है कि एक्सपेंडिचर, कि भाई क्या वेलफेयरिज्म से ही सरकार का काम हो जाएगा, सरकार को डेवलपमेंट पे काम करना होगा। अब देखो ये ऑपोजिशन पार्टी के लीडर हैं, तो इन्हीं की बातों में कुछ कॉन्ट्राडिक्शन भी है। प्रीवियस जो आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए थे उसमें इनका ये कहना था कि भाई जो वेलफेयरिज्म का जो काम है, जो काम देना चाहिए, वो काम देने की बजाय सरकार जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जा रही है, जब बजट रिलीज हुआ था। अब इनका ये कहना है कि केवल वेलफेयरिज्म से काम नहीं होगा, डेवलपमेंट पे आपको बहुत सारा डिसरप्टिव काम करने होते हैं, नई टेक्नोलॉजी, नए मेथड्स, गवर्नमेंट केवल फैसिलिटेटर और रेगुलेटर की तरह काम करे, तब जा कर के डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ इंक्रीज़ हो, कुछ इनोवेशन आए। तो बोले इन सारी चीज़ों में, इन चारों सेगमेंट्स में गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बोला एडिक्वेट नहीं है। तो ऐसे में लोगों ने फिर भी बीजेपी को ही वोट दिया, तो वो एक कंसर्न बता रहे हैं एक तो। इसके अलावा इन्फ्लेशन टारगेटिंग के हिसाब से अगर देखें तो इन्फ्लेशन आपको पता है अभी महंगाई कम नहीं है, फूड इन्फ्लेशन भी अच्छी है, क्रूड जो मैन्युफैक्चरिंग इन्फ्लेशन है वो तो 9-9.5% के लगभग पहुंच गई है। ठीक है, इसके अलावा जो फ्यूल इन्फ्लेशन है वो भी बहुत ज़्यादा है। दूसरा, आरबीआई की जो स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, उसमें भी कुछ कंसर्न्स रेज किए गए हैं कि हाँ हमारे सामने चैलेंजेस बहुत हैं। एक तरफ इकोनॉमी है वो प्रॉपर पेस पे नहीं चल रही है, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो मुश्किलें तो है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सामने कि क्या इंटरेस्ट रेट वो फिक्स करेंगे, जो पॉलिसी रेट होती है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एट्सेट्रा। तो ये चीज़ें शो कर रहे हैं बोले कि स्टेटस को, कि सरकार की जो चीज़ें हैं उन्हीं को लोग पसंद कर रहे हैं, इसीलिए वोटिंग इस तरीके से हुआ है। अब वोटिंग कैसे की है उसका तो हम कह नहीं सकते, बाकी हाँ हमारे पास में कुछ आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए
कि भाई करंट जो गवर्नमेंट है उसके क्या तो अच्छे कदम है और किन कदमों में दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अच्छा कदम उठा सकती थी, क्योंकि हो सकता है इंटरव्यू में इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं। तो यहाँ पर ये 4 कंसर्न्स मेन है, जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन, एक हो गया कि एम्प्लॉयमेंट के, एक इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स, एक ये पॉइंट और भूल गया मैं, इन्वेस्टर्स, कि जिस तरीके से अभी जो स्टॉक मार्केट है वो डाउन चला जा रहा है, लोग हैं वो पैसा निकाल करके डेवलप्ड कंट्रीज़, जो स्टेबल डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं, उनमें ले जा करके पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना कि डेवलपिंग इकोनॉमीज़ लाइक इंडियन इकोनॉमी इनमें। तो बोले इससे इन्वेस्टमेंट भी कम हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट की बात हम कर ही चुके हैं, एक्सपेंडिचर की बात हम कर ही चुके हैं। तो ये 5 मेन पॉइंट थे जिन पे अपने कंसर्न्स रेज कर रहे थे, जो हमें देखने थे। आगे चलते हैं। फिर अब हम आ गए इकोनॉमी पेज पे। इकोनॉमी पेज पे पहली न्यूज़ है कि यूके में अभी पार्लियामेंट में एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ है जिसको बोला जा रहा है ऑनलाइन सेफ्टी बिल। तो इसमें बड़ी कंपनियों को कैसे रेगुलेट किया जाएगा, जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, जैसे फेसबुक हो गई, गूगल हो गई, अमेज़ॉन, इन कंपनियों को कैसे रेगुलेट किया जाएगा। तो ऐसे में ये स्ट्रिक्टेस्ट रेगुलेशन है। आप देखो अभी तक जितने भी रेगुलेशंस देखे गए हैं उनमें से एक सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन रहेगा अगर ये बिल पारित हो जाता है यूके की गवर्नमेंट के द्वारा, जो इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसका नाम है ऑनलाइन सेफ्टी बिल, और इंट्रोड्यूस हुआ है ब्रिटिश पार्लियामेंट में। इसमें यह है कि ये बिल जैसे ही पारित होगा तो मान लो किसी भी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी के खिलाफ में कोई भी अगर केस चल रहा है, या उसका जो एग्जीक्यूटिव हेड है उसके अगेंस्ट में कोई केस चल रहा है, तो उन पर लगाम लगाई जाएगी, उनको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया जाएगा ये बिल अगर पारित हो जाता है तो। इसका मतलब ये हो गया कि मान लो यूनाइटेड किंगडम की अगर बात करें तो वहाँ पर एक ऑफिस है, जैसे हमारे यहाँ पर टेलीकॉम सेक्टर को, इनको आईटी रूल्स को इनको रेगुलेट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो काम करती है, वैसे ही वहाँ पर एक एग्जीक्यूटिव ऑफिस है, दैट इज़ ऑफिस ऑफ कम्युनिकेशन, ऑफकॉम। तो उसके द्वारा जो भी गाइडलाइंस दी गई है और उन गाइडलाइंस को कंप्लाई नहीं किया जाता, फॉलो नहीं किया जाता है किसी भी बड़ी कंपनी के द्वारा, और उस गाइडलाइन को फॉलो करने में फेल होने की वजह से जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके खिलाफ में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की जाएंगी। इस तरीके के प्रोविज़न किए जा रहे हैं। साथ में गवर्नमेंट के अप्रूवल से एक रेगुलेटरी और कंपटीशन अथॉरिटी भी इस्टेब्लिश की जाएगी, और वो अथॉरिटी का काम क्या होगा, ब्रॉडकास्टिंग सेगमेंट या टेलीकॉम सेगमेंट या पोस्टल इंडस्ट्री, इन सभी में प्रॉपर रेगुलेशंस लाए जाएं और कंपटीशन प्रमोट किया जाए, जिससे कि अच्छी क्वालिटी की सर्विसेज सस्ती दर पे मिल सकें यूजर्स को। तो क्या की प्रपोजल्स हैं उनमें, एक तो हमने देख ही लिया कि भाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जो भी एग्जीक्यूटिव्स हैं, हेड जो होते हैं मेन, ठीक है, उनको प्रॉपर ऑफकॉम जो है वहाँ का ऑफिस ऑफ कम्युनिकेशन, कहाँ, यूके का, उसके द्वारा जो भी गाइडलाइंस दी जा रही है उनको प्रॉपरली फॉलो करवाना होगा। अगर फॉलो करवाने में वो फेल होते हैं तो उनको, उनके अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन मतलब लीगल कार्रवाई होगी, हो सकता है उनको जेल भी डाल दिया जाए, जेल में भी डाल दिया जाए 2 महीने के लिए, ठीक है, जैसे ये बिल आ जाए, लॉ बन जाएगा तो। इसके अलावा प्रीवियसली 2 साल के लिए ऐसा, मतलब 2 महीनों के अंदर अंदर उनको जेल में डाल दिया जाएगा, 2 महीने तक नहीं, विद इन 2 मंथ्स उनको जेल में डाल दिया जाएगा। पहले तो 2 साल तक प्रोसीडिंग्स चलती थी, अब सिर्फ 2 महीने में एकदम क्विकली एक्शन लिए जाएंगे। और ये जो एग्जीक्यूटिव फेल हो जाएंगे अपनी कंपनी को इन गाइडलाइंस को फॉलो करवाने में, उनके खिलाफ में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होगी। अगर उन्होंने कहीं पर भी एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की कि हाँ भाई ऑफकॉम ने कुछ गाइडलाइन दी और कंपनी XYZ है उसने फॉलो नहीं किया, तो वो जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई हो रही है, और कार्रवाई होते टाइम पे अगर उनका ये पता पड़ा कि उन्होंने कुछ सबूत है उनको ख़त्म किया है, तो उनके खिलाफ में और भी कड़ी कार्रवाई के प्रोविज़न रखे हुए हैं। इसके आगे ऑफकॉम जो है वो टाइम टू टाइम कंपनीज़ को गाइड करता रहेगा, और साथ में अगर कोई भी कंपनी फेलियर में जा रही है तो एग्जीक्यूटिव के खिलाफ तो कार्रवाई होगी ही, बाकी उस कंपनी का जितना ग्लोबल टर्नओवर है ना एनुअली, उसका 10% तक फाइन लगा दिया जाएगा। अब आप देख लो कि कितना ज़्यादा स्ट्रिंजेंट यहाँ पर कंडीशंस अप्लाई की जा रही है। फिर एक प्रोविज़न है कि एनक्रिप्टेड प्राइवेट मैसेजिंग सर्विसेज, जैसे हम यूज़ करते हैं व्हाट्सएप, तो वहाँ पर भी क्या होगा कि मान लो कहीं पर भी इस तरीके की मैसेजिंग एप्लीकेशंस पे
कोई भी ऐसा कंटेंट शेयर हो रहा है जो कि चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन को प्रमोट करता है या चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ कंटेंट है वो वहाँ पर शेयर हो रहा है, तो ऐसे में उस कंपनी के खिलाफ में कार्रवाई कड़ी से कड़ी की जाएगी। ये भी प्रोविज़न इसमें रखे गए हैं। इसके आगे अगर देखें, इसके आगे ये प्रोविज़न रखा गया है कि जो मेजर सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज़ हैं वो अपने हिसाब से पॉलिसी फाइनलाइज करके रखेंगी कि किन सर्विसेज को वो लीगली अलाउ कर रही हैं। ठीक है ना। इसमें क्या होगा, लीगल बट हार्मफुल, एक प्रोविज़न किया गया है लीगल बट हार्मफुल। वो कंटेंट अगर किसी ने शेयर किया तो उसके लिए ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होंगे इनकी लाइबिलिटी भी वहाँ पर इंश्योर की जाएगी कि भाई आपके जो प्लेटफॉर्म है उस पर कुछ ऐसा कंटेंट शेयर हो रहा है जो कि कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो सकता है, तो ऐसे में इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को क्विकली एक्शन लेना होगा, और अगर लेने में ये फेल होते हैं तो इनके अगेंस्ट में भी कार्रवाई हो पाएगी। तो आप देख सकते हो हर चीज़ में कहीं ना कहीं एकदम कड़ी जो कंडीशंस हैं वो अप्लाई की जा रही है। इसके आगे अगर देखें तो ये जो बिल है ये एक बार पारित हो गया ना, इसके बाद में एक सेकेंडरी लेजिस्लेशन और पारित होगा जिसमें डिफरेंट गाइडलाइंस और ऐड कर दी जाएंगी, जिससे कि हाँ और एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में किसी भी कंपनी को काम करने में कोई प्रॉब्लम आए, समझने में कोई इशू आए तो वो डिटेल वहाँ पे मिल जाएगी। क्या यहाँ पर कोई एक्सेप्शन है, कोई छूट है? देखो इनमें ये कहा गया है कि अगर कोई भी जर्नलिज्म से रिलेटेड कोई पोस्ट अगर डालता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, या कोई भी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल डिबेट चल रहा है उससे संबंधित कोई कंटेंट शेयर किया जाता है तो उसको तो देखो छूट दी जा रही है, ठीक है। और बाकी इसके अलावा लीगल बट हार्मफुल, दैट मीन्स कि बात तो सही है तुम्हारी बट वो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, तो उसको टैकल करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी बनेगी, ठीक है ना। अब वो जो लीगल बट हार्मफुल है ये एक तरीके के ओपन एंड टर्म है, तो इसको लेकर के क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि भाई आप लीगल बट हार्मफुल कंटेंट किसको बोलोगे, ठीक है। वैसे तो बोलने को ये बोला गया है कि मान लो किसी इंडिविजुअल को खुद को नुकसान पहुंचाने का कोई काम करने की कोशिशें की जा रही है, कहीं पे किसी का हरासमेंट किया जा रहा है, या फिर कोई ईटिंग डिसऑर्डर शो किए जा रहे हैं, ओके। तो ऐसे में गवर्नमेंट या फिर पार्लियामेंट के द्वारा जो अप्रूव्ड कंडीशंस हैं उनका वायलेशन करता हुआ कोई भी कंटेंट अगर शेयर होता है तो उस कंटेंट को रोकने की जिम्मेदारी रहेगी इन सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ की, या फिर ये जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी। इसके आगे जो एक्सपर्ट्स हैं उनके कंसर्न जो हैं वो ऑलरेडी एक तो हम देख चुके हैं कि जो लीगल बट हार्मफुल वाला जो प्रोविज़न है वो ओपन एंडेड है, इंटरप्रिटेशन कुछ भी की जा सकती है, तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज गलत तरीके से किसी भी कंपनी को परेशान कर सकती हैं। दूसरा कि एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स पे जो मैसेजिंग शेयर होती है वहाँ पर सिक्योरिटी एंड प्रिवेसी की बात होती है, तो ऐसे में गवर्नमेंट अगर एनक्रिप्टेड डेटा को ही इस तरीके से डिकोड करने की कोशिश करेगी तो बोला यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रिवेसी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। साथ में ये बोला गया है कि जिस तरीके से जो जर्नलिज्म से रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो शेयर होने में आपने छूट दे दी, तो वहाँ पर बोला पॉलिटिकल स्पीचेस जो कि कुछ भी हो सकते हैं आपने उनको तो इस रेगुलेशन के अंडर में कवर ही नहीं किया, उनको तो आपने फ्री छूट दे दी। तो इसमें मतलब ये हो गया कि पॉलिटिकल लीडर्स मन में आए जो कर सकते हैं। फिर यहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट आप फाइनलाइज करोगे, मतलब जो भी गाइडलाइंस है वो फाइनलाइज की जाएगी एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ के द्वारा, जिसमें एक तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और एक ऑफकॉम, ये दोनों मिलकर के कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं मुश्किल ये है कि यहाँ पर आर्बिट्रेरीनेस हो सकती है, गवर्नमेंट अपनी मनमानी चलाने की कोशिश करे। इसके आगे कि एक तरीके से जब भी कभी कहीं पर कोई लीगल बट हार्मफुल कंटेंट मिलेगा तो वहाँ पर अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म ढंग से कोई एक्शन लेने में सक्सेसफुल नहीं होता है तो ऐसे में स्टेट, दैट मीन्स गवर्नमेंट है, वो कोई सैंक्शन लगा सकती है, सेंसरशिप लगा सकती है। तो बोला इससे भी कहीं ना कहीं और मुश्किलें पैदा होगी। और रही सही में जो गाइडलाइंस होगी वो बोला पार्लियामेंट्री रबर स्टैंप होगा, इसका मतलब कि पार्लियामेंट ने जो फाइनलाइज कर दिया वो चीज़ें होंगी। तो ऐसे में लोगों का क्या कहना है एक बार उनसे तो पूछना था, ये भी हो गया। फिर बात आती है कि यूके का ये बिल और हमारे यहाँ पर जो आईटी रेगुलेशन बिल आए थे पिछले साल सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए, उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक तो हमारे यहाँ क्या कह दिया था कि अगर किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म में 50 लाख से ज़्यादा अगर यूज़र्स हैं तो उसको आप इम्पोर्टेंट
सोशल मीडिया इंटरमीडियरी के तौर पे देखोगे। ये डेफिनेशन हमारे दी थी। तो एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ आइडेंटिफिकेशन के लिए प्रोविज़न किया जा रहा है। दूसरा ये कि कोई भी पोस्ट को किस इंडिविजुअल ने शुरू किया था, अगर वो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ की बात कर रहा है, कोई दूसरा ऐसा कंटेंट जो कि पब्लिक ऑर्डर के लिए ठीक नहीं है, तो उनको रोकने के लिए सरकार ने प्रोविज़न हमारे यहाँ पर किए थे कि फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है, उस कंटेंट को बनाने वाला कौन है, उसके बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर ये जो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म से ये आइडेंटिफाई करके बताएंगे। तो ऐसा ही कुछ प्रोविज़न यहाँ पर भी किया जा रहा है कि भाई चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ से संबंधित कोई भी कंटेंट अगर ये मैसेजिंग एप्लीकेशन पे शेयर होते हैं तो किसने वो शुरू किया उसके बारे में बताया जाएगा। तो सिमिलरिटी है। इंडिया के जो आईटी रूल्स हैं उनमें जो फेसबुक की मदर कंपनियां भी है, मेटा, ट्विटर या फिर व्हाट्सएप, इनको ये कहा था कि भाई आप अपने यहाँ पर एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करोगे। इससे क्या होगा कि एक इंडिविजुअल को अगर कोई कंप्लेन रजिस्टर करवानी है, कोई भी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो भी पोस्ट शेयर की गई है उसको, उससे संबंधित प्रॉब्लम हो उसको सॉर्ट आउट करवाने के लिए, तो वो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर है, वो उस पर एक्शन लेगा। साथ में ये भी प्रोविज़न किया हुआ है कि चीफ कंप्लायंस ऑफिसर जो है वो अगर एक्शन लेने में फेल हो गया तो उसके खिलाफ में प्रोसीडिंग हो जाएगी। ये जो प्रोविज़न है ना, ये प्रोविज़न यहाँ पर ऐड कर दिया गया है ब्रिटेन में, ये हमारे ऐड नहीं किया हुआ था। वैसे तो हमारे भी है इस तरीके का एक्शन लेना कि भाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई कंटेंट शेयर हो गया और वो हार्मफुल कंटेंट है और किसी ने उसके अगेंस्ट में ऑब्जेक्शन डाल दिया, तो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की ड्यूटी है कि उस कंटेंट को 24 घंटे के अंदर अंदर ठीक करे। हमारे यहाँ पर तो ये प्रोविज़न है। एग्जैक्टली ऐसा ही प्रोविज़न वहाँ पर भी है और साथ में ये भी हमारे यहाँ पर प्रोविज़न है जो कि यूके में भी किया गया है कि अगर चीफ कंप्लायंस ऑफिसर ढंग से एक्शन नहीं लेता है तो उस चीफ कंप्लायंस ऑफिसर के अगेंस्ट में कार्रवाई की जाएगी। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें भी थी, वो भी हमने देख ली। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, देखो यूनाइटेड स्टेट्स से जो हमारा क्रूड ऑयल इंपोर्ट है वो बढ़ रहा है लगातार, क्योंकि एक तरफ तो देखो हमने रशिया के साथ में इंगेजमेंट्स हमारी जो है ऑयल को लेकर के वो बढ़ा रखी है। रही सही में आपको पता है रशिया के एग्रेशन के चलते जिस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज़ ने रशिया पे सैंक्शंस लगाए हैं, उसके बाद में अब इंडिया जो एंगेज कर रहा है अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को लेके, तो उसको लेकर के क्रिटिसिज्म भी बहुत हो रहा है। तो ऐसे में हमारे यहाँ पर यूएसए से आने वाला जो क्रूड ऑयल है ना, उसकी क्वांटिटी और उसका अमाउंट भी बढ़ रहा है। तो ऐसे में हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या होता है कि हम कहाँ से क्रूड ऑयल और कितना इंपोर्ट करते हैं। तो इंडिया सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है मिडिल ईस्ट से, और यूनाइटेड स्टेट्स है अब वो भी धीरे धीरे हमें एक्सपोर्ट करता है क्रूड ऑयल और अभी चौथे नंबर पे आ चुका है। तो सवाल ये है कि शुरुआती तीन कौन है। सबसे ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं इराक से। हमारी जितनी रिक्वायरमेंट है ना इंपोर्ट से क्रूड ऑयल की, उसका 23% इराक से इराक से सप्लाई होता है। फिर सऊदी अरब करता है 18%, फिर यूएई करता है 11%, अब यूएसए कितना करने लग गया 8%। तो आप देख सकते हो फर्स्ट इराक है, सेकंड सऊदी अरब है, थर्ड यूएई है और फोर्थ यूएस हो चुका है। तो ऐसे में ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है जो हमारे काम आएगी, एग्ज़ाम में आ सकती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि इंडिया सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल कहाँ से इंपोर्ट करता है। ठीक है, तो और रशिया जो है वो अभी इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहा है, पर हाँ जिस तरीके से अभी यूक्रेन में इन्वेजन के चलते हैं क्रूड ऑयल प्राइस हैं वो बिल्कुल शानदार तरीके से बढ़ चुकी है $100 पर बैरल के हिसाब से। तब हमारी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं वो रशियन काउंटर पार्ट्स से इंगेज कर रही हैं जिससे कि सस्ती रेट्स पे हमें क्रूड ऑयल मिल सके। ठीक है, तो ये थी न्यूज़। इसके आगे अगर देखें तो इस क्रूड ऑयल क्राइसिस को देखते हुए ईरान ने भी ऑफ़र किया है कि भाई इंडिया की जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको हम फुलफ़िल कर देंगे और ट्रेड भी जो होगा वो करेंगे हम रुपी और रियाल में। मतलब ईरान की जो करेंसी है ना रियाल, वो और इंडियन करेंसी है रुपी, बोला उन दोनों में कन्वर्टिबिलिटी लेकर के और हम जो है वो ट्रेड कर लेंगे। आप देखोगे कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने 2019 में यूएसए को विड्रॉ कर लिया था ईरान से, जो न्यूक्लियर डील हो रखी थी P5+1 कंट्रीज़ की, उसमें से यूएसए ने अपने आप को निकाल लिया था, तो वो डील नलीफाई हो गई। ऐसे में ईरान पे सैंक्शंस री इम्पोज हो गए और वो सैंक्शंस के चलते क्या हो गया, ईरान और इंडिया का जो ट्रेड फाइनेंशियल ईयर में 2019 में कितना था, 2018-19 का कितना था $17 बिलियन,
वो अभी करंटली अगर देखें 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में वो सिर्फ $2 बिलियन का ही रह गया है। क्रूड ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। तो ऐसे में यूएसए के दबाव के चलते हमने ईरान से जो सप्लाई थी क्रूड ऑयल की वो हमने रोक दी। पर अभी की जो सिचुएशन है कि एक तो तरीका क्या है कि ईरान जो है वो सैंक्शन से फ्री होना चाहता है, और जिस तरीके से हमने एक एडिटोरियल भी डिस्कस किया था जिसमें ये था कि यूएस भी अब न्यूक्लियर डील को रिवाइवल देना चाहता है, जिससे कि ईरान जो है वो क्रूड ऑयल मार्केट में प्रॉपर अपनी सप्लाई दे सके और क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस राइज हो रखी है इंटरनेशनल मार्केट में वो कंट्रोल में आ सके। इसके अलावा ईरान, पाकिस्तान, इंडिया ये एक पाइपलाइन प्रोजेक्ट है जो कि अभी तक होल्ड पे है, उसको भी रिवाइवल देने के लिए ईरान रेडी है, जिससे क्या होगा ईरान में जो नेचुरल गैस प्रोड्यूस होती है वो इंडिया को ईजिली सप्लाई दी जा सके। तो देखो बात ऐसी है, जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट था वो हमने देख लिया है। इसके अलावा अब आपको क्या करना है वो मैं बताता हूँ। BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इसके बारे में आप यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार ज़रूर पढ़ोगे। प्रीलिम्स में इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं, पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके आगे अगर देखें तो वर्ल्ड पेज पे एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है जो कि कहीं काम आ जाए हमारी, कि जो बाइडन ने अभी पुनीत तलवार जो कि इंडियन ओरिजिन के इंडिविजुअल हैं, इनको मोरक्को में एनवॉय दैट मीन्स एम्बेसडर के तौर पे अपॉइंट किया है। तो अभी रिसेंटली एक हफ्ते के अंदर अंदर ये दूसरे इंडिविजुअल हैं जिनको जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं और जिनको कि इस तरीके की इंपॉर्टेंट एनवॉय के तौर पे या एम्बेसडर के तौर पे अपॉइंट किया जा रहा है यूएसए के प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके द्वारा। ठीक है, तो नाम ध्यान रखना, पुनीत तलवार, मोरक्को ये नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है। मैप एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वहीं देखते हैं अभी, ये यहाँ पर आप देख सकते हो अफ्रीका में ये है मोरक्को की कैपिटल यहाँ पे रबत, और ऊपर आप देख सकते हो स्पेन वाला एरिया आ गया, और ये वाटर बॉडी है ना जो इधर मेडिटेरेनियन सी को ज्वाइन कर रही है अटलांटिक ओशन से, इसको बोलते हैं जिब्राल्टर स्ट्रेट। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट जो था पोर्शन वो हमने देख लिया, और बाकी जो भी स्क्रीन पे आ रहा है ना उसको आप थोड़ा ध्यान से देख लेंगे तो बहुत हेल्प हो जाएगी आपकी खुद की। ठीक है ना, तो ये मैप आप थोड़ा ध्यान से देख लें, ये मैप भी मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। तो देखो इस डिस्कशन में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने देख ली हैं। थैंक यू वेरी मच।